विराट और ध्रुव दोनों एक अनजान रास्ते पे चल दिए थे। ये रास्ता काफी सुनसान लग रहा था। दोनों आपस में बात करते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। विराट ध्रुव से बोला, यार आज से 8 साल पहले से हम उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे पर आज तक उन तक नहीं पहुंच पाए। फिर बीच को मैंने ही तुझे मना किया कि अभी पहले उस लड़की तक पहुंच जाए, उसके बाद वो खुद ब खुद बता देगी। पर यार हम तो पहले ही गलत दिशा में आगे जा रहे थे। जिस लड़की से मैं नफरत करता था और जिससे बदला लेना चाहता था वो तो मुझे मिली ही नहीं, उल्टा मुझे वेदिका का नाम लेकर सारे सबूत उसके खिलाफ करके गुमराह किया गया था। पर अब ऐसा नहीं होगा, अब जल्दी ही सच को बाहर आना होगा। मैं उस लड़की को छोड़ूंगा नहीं जिसने मुझसे मेरी दी और मेरे मम्मा पापा को छीन लिया। ध्रुव बोला, चिंता मत कर, अब हम लोग सच के काफी करीब पहुंच चुके हैं। जल्दी ही सच हमारे सामने होगा। नहीं ध्रुव, मैं महिरा की शादी से पहले सारा सच ओपन करना चाहता हूँ और महिरा को बिना किसी बोझ के उसे उसके नए जीवन में भेजना चाहता हूँ। विराट ने शीशे से बाहर देखते हुए कहा। ध्रुव ने विराट के कंधे पे हाथ रखा और गाड़ी ड्राइव करने लगा। थोड़ी देर बाद वो लोग एक घर के आगे आकर रुके। ये घर ज्यादा बड़ा तो नहीं था और न ही यहाँ ज्यादा आबादी थी। जंगल के बीचों बीच बने उस घर के पास आकर दोनों गाड़ी से बाहर आ गए। विराट बोला, ये क्या ध्रुव, तुमने तो कहा था कि हम लोग तुम्हारी खुफिया जगह पे जा रहे हैं जहां तुम्हारी टीम खुफिया मिशन के बारे में बात करती है। ध्रुव मुस्कुराते हुए बोला, यही तो इस जगह की खासियत है। देखने में ये साधारण सी जगह लगती है पर असल में हमारा पूरा अंडरग्राउंड ऑफिस है और ये घर तो बस लोगों को गुमराह करने के लिए है। खैर अभी हम जिन लोगों से मिलने आए हैं वो लोग घर के अंदर ही है। और इतना कह के ध्रुव विराट को अपने साथ ले गया। घर के अंदर 2 बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे। दोनों बुजुर्ग दंपति विराट और ध्रुव को देखकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ध्रुव ने उसको बहुत ही प्यार और अपनेपन से बैठने को कहा। दोनों अपनी जगह पे बैठ गए। ध्रुव ने विराट को भी चेयर पे बैठने को कहा और खुद भी पास में पड़ी चेयर पे बैठ गया। ध्रुव विराट से बोला, विराट यही है वो जिनसे तुम मिलने को बेकरार थे। इतना सुनते ही विराट के चेहरे पे एक चमक सी आ गई। किसिंग विराट हाथ जोड़कर दोनों बुजुर्ग दंपति से बोला, आप लोग परेशान न होइए, हमने आप लोगों को परेशान करने के लिए नहीं बुलाया है बल्कि कुछ बातें करनी थी आपसे और वो बात आपके अलावा कोई नहीं जानता, इसलिए आपको यहाँ लाया गया है। उस दंपति में से बुजुर्ग आदमी बोला, बोलो बेटा, हम लोग आपके क्या काम आ सकते हैं? हम तो गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। घर में कोई कमाने वाला नहीं है इसलिए हम दोनों ही मजदूरी करते हैं और अपने बेटे के बच्चों का पालन पोषण करते हैं। विराट बोला, आप चिंता मत करो, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करूंगा, बस कुछ पूछूंगा वो बता देना। तब विराट ने अपनी जेब से एक फोटो निकाला और उनके सामने कर दिया। उस फोटो को देखकर उस बुजुर्ग आदमी के साथ बुजुर्ग महिला भी रोने लगी और रोते रोते बोली, मेहर बिटिया, रश्ट फेस। फिर दोनों विराट की ओर देखकर बोले, ये तो हमारी मेम साहब की फोटो है, आपके पास कहाँ से आए और क्या जानते हो मेहर बिटिया को? दोनों ने उत्सुकता बस पूछा। विराट ने गला साफ करते हुए बोला, मैं विराट हूँ, आपकी मेहर बिटिया का भाई। विराट का नाम सुनते ही दोनों बोले, साहब आप मेम के भाई हो? फिर आप आज हमसे यहाँ क्यों मिल रहे हो और अब क्या जानना चाहते हो? तब क्यों नहीं आए तब वो जानवर बिटिया को बेरहमी से मारता था? तब आप क्यों नहीं आए जब उसने बिटिया को मारते मारते बेहोश कर दिया था? तब क्या हुआ जब बिटिया को उसने जहर खाने को बोला और वो जहर पीने को राजी हो गई? वो बुजुर्ग महिला रोते रोते बोले जा रही थी और विराट तो ये सब सुनकर शॉक्ड ही हो गया था। उसके मुंह से तो कुछ भी नहीं निकल रहा था। बहुत देर तक वो महिला बोलती रही, फिर चुप हो गई। विराट भी भरे गले से नजरें नीची करके बोला, वो इतना सब झेल रही थी और उसने हम लोगों को क्यों कुछ नहीं बताया? उसने तो मरने से पहले बस एक बार आखिरी कॉल किया था और तब ही उसने वो बताया था, पर पूरा सच तो फिर भी नहीं बताया था और जब तक हम पहुंचे वो जहर खा चुकी थी। बुजुर्ग महिला बोली, वो अपना दुख आप लोगों को भले न बताती हूँ पर मुझे वो अपनी माँ की तरह मानती थी, इसलिए मुझे वो हर बात बताती थी। विराट बोला, काकी क्या क्या बताया उसने आपको और क्या क्या जानती हैं आप उसके बारे में और उस कमीने निखिल के बारे में? मुझे सब कुछ जानना है। मैं उस कमीने को सजा दिलाकर ही रहूंगा, बस एक बार मुझे सच, बस एक बार मुझे वो बता दो जो मुझे नहीं पता। पर आप जो बता रहे हो ऐसा तो उसने कभी नहीं बताया।
बेटा वो निखिल शुरू में तो बढ़िया रखता था लेकिन धीरे धीरे बदलने लगा था। रात रात भर घर से बाहर रहता और देर रात आ भी जाता तो नशे की हालत में आता। मेहर बिटिया ने कई बार उसको टोका भी पर वो नहीं माना। नशे में वो बिटिया को धकेल कर चला जाता था और धीरे धीरे उसका बच्चों से भी मन उचटने लगा था। एक दिन मेहर बिटिया से रहा नहीं गया और वो मुझे बच्चों को सौंपकर उसका पीछा करते हुए उसके पीछे गई। और आई तो बहुत रोटी हुई। आई कुछ भी नहीं बोल रही थी, बस मेरी गोद में सिर रखकर बोली, काकी मेरा सब कुछ लूट गया। जिस आदमी के लिए मैंने अपने माँ पिता को बात नहीं मानी, आज उस आदमी ने मेरा सब खत्म कर दिया। और इतना कह के फिर से रोने लगी और रोते रोते ही मेरे पास सो गई। करीब रात के 3 बजे निखिल साहब आए, तब उसकी नींद खुली और वो अपने कमरे में चली गई। बच्चे दोनों मेरे पास थे। उस टाइम निखिल होश में नहीं था तो जाके सीधा सो गया। सुबह वो उठकर बिना कोई बात किए चला गया। लेकिन सुबह मेहर बिटिया ने मुझे जो बताया उसको सुनकर मेरा भी जी धक्का से रह गया। वो कह रही थी कि रात को निखिल के सोने के बाद उसने निखिल का फ़ोन चेक किया, उसमें कोई वेदिका नाम की लड़की के बहुत सारे मैसेज थे और उसके साथ कई पिक भी थे, पर किसी भी पिक में उसको शकल क्लियर नहीं थी। पर उन मैसेज से इतना तो पता लग गया कि निखिल मुझे धोखा दे रहा है और किसी और के साथ बाहर रहता है। इसके बाद बिटिया 1-2 दिन परेशान रही, किसी को अपना दुख नहीं बता पा रही थी। एक दिन हार कर वो निखिल को रंगे हाथ पकड़ने के लिए उसके पीछे गई तो उसको पता लग गया। घर आकर उसने हम लोगों के सामने ही बिटिया को करना शुरू कर दिया। बिटिया अपनी बच्ची को दूध पिला रही थी, उसको अपनी बच्ची पे भी तरस नहीं आया। वो पहली बार था जब उसने बिटिया को हमारे सामने बुरी तरह मारा था। हम दोनों ने जैसे तैसे बिटिया को बचाया। उसके बाद वो वहां से चला गया। 2 दिन तक घर नहीं आया। उसके बाद एक बार बीच में आया भी तो बिटिया को तलाक की बात कहने लगा, जिस पे मेहर बिटिया ने मना कर दिया। तो एक बार फिर उसने मेहर को जानवरों की तरह मारा था। उसके पूरे जिस्म पे चोटों के निशान थे और मारकर वापस वो चला गया। हमने जब जाकर देखा तो हमारी आंखों के आंसू नहीं थम रहे थे उसकी हालत देखकर, पर वो तब भी चुप रही। मैंने और तुम्हारे काका ने उसे कहा भी कि वो अपने मायके चली जाए, पर उसने बस यही कहा कि जो आदमी मेरी पसंद था और उस पसंद के लिए माँ बाप को भी छोड़ने को राजी हो गई, तो आज कैसे उन्हीं माँ बाप के पास जाऊं और किस मुंह से जाऊं। इतना कह के वो फिर रोने लगी। उद्धरण चिन्ह। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। एक दिन मेहर के फोन पे कुछ मैसेज आए और साथ में कुछ फोटो भी, जिनको देखकर वो धम्मा से गिर पड़ी। उन फोटो को जब मैंने देखा तो मैं भी कुछ न बोल पाई थी। मैसेज किसी लड़की ने किए, वो अपना नाम वेदिका सहगल बता रही थी। उसका कहना था कि वो निखिल से बहुत प्यार करती है। वैसे तो वो अभी मुंबई से डॉक्टरी कर रही है, लेकिन वो निखिल के लिए अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। वो निखिल के लिए कुछ भी करने को तैयार है। बिटिया का तो दिमाग काम करना ही छोड़ गया, पर हमने और हमारे बेटे ने मिलकर बिटिया को समझाया और उस लड़की के बारे में पता लगवाने को कहा। उस टाइम हमारा बेटा जिंदा था। मेहर को किसी और पे भरोसा नहीं था तो उसने हमारे बेटे को ही उस लड़की का पता लगाने को भेजा और कुछ दिन के बाद उसका बस इतना ही पता लगा कि वो लड़की बहुत ही गिरे हुए चरित्र की है और वो निखिल के पैसों की वजह से उसके पीछे है। वो पैसों के लिए किसी के साथ भी अपना सब कुछ देने को तैयार थी। मेहर को काव्य बात पता चली तो उसने निखिल को समझने की कोशिश की, पर निखिल तो उसके प्यार में ऐसा अंधा हुआ था कि उसको तो मेहर बिटिया ही गलत लग रही थी। उसने 2 दिन बाद तलाक के पेपर बिटिया के आगे फेंक दिए और बोला, मेरा घर जल्दी से खाली करके अपनी इस गंदगी को लेकर इस घर से बाहर निकलो, मैं अब वेदिका के साथ सुकून से इस घर में रहूंगा। मेहर बिटिया ये सब सुनकर टूट गई। वो मेरे सीने से लगाकर बोली, काकी मैं क्या करूं, अब कहाँ जाओ? अपने नन्हे से बच्चों को लेकर किसके पास जाओ? उनके बाप को तो आज ये बोझ लग रहे हैं। रस्ट फेस। मैंने बिटिया को समझाया कि एक बार अपने घर बात करे, पर वो नहीं मानी। फिर उसी दिन निखिल आया और एक जहर की सीसी बिटिया के आगे फेंक बोला, या तो इस घर से जाओ या ये खुद और अपनी इस गंदगी को पिलाकर किस्सा खत्म करो, पर मेरा घर खाली करो। मुझे कल तक मेरा घर खाली चाहिए। और इतना कहने के बाद उसने हमसे भी कहा, और तुम दोनों इसके चहेते हो ना, तो तुम दोनों भी इसके जाने के बाद इस घर को छोड़कर चले जाना। और हमारे पास पैसों की गड्डी फेंक के बोला, और ये रही तुम लोगों की अब तक की सैलरी, गिन लेना, ज्यादा ही दिया है, पर घर में नहीं दिखने चाहिए। उसकी बात से तो हम भी कुछ न बोल पाए। हमें भी बहुत बुरा लग रहा था। हम लोगों को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो कमीना निखिल आया और जबरदस्ती हमें घर से बाहर निकाल दिया और हमारा सामान भी फेल दिया। हम लोग फिर भी घर के पीछे खड़े रहे।
हमारे घर से बाहर आने के बाद हमारा बेटा चुपके से पीछे के गेट से अंदर गया आए अंदर हो रही सारी चीजों को चुपके से देख रहा था। उसने मेहर बिटिया से कहा कि तलाक तो तुमने मुझे बहुत दिन पहले ही दे दिया था, बस तुमको ही नहीं पता कि तुमने जल्दबाजी में कौन से पेपर साइन किए हैं। और एक चीज और बेटा, जब मेहर बिटिया उससे कुछ कहने को हुई तो उसने मेहर बिटिया को एक एक बार फिर मारा। अपनी माँ को रोता हुआ देखकर दोनों बच्चे रोने लगे। बच्चों की आवाज सुनकर निखिल ने उन मासूमों बच्चों को भी बख्शा। उनको भी बेजुबान जानवर की तरह उनको थप्पड़ मारने लगा और वो मासूम और भी ज्यादा रोने लगे। वो शोर से परेशान होकर घर से बाहर निकल गया। उसके आते ही हमारा बेटा भागकर हमारे पास आया और शायद उसी टाइम मेहर बिटिया ने आप लोगों को फ़ोन किया होगा और उस टाइम ही उसने आपसे मदद मांगी होगी, लेकिन जब तक आप लोग आते उससे पहले ही वो वापस आ गया। हम लोगों ने सोचा कैसे भी करके मेहर बिटिया और उसके बच्चों को वहां से बाहर लेकर निकल जाएंगे, लेकिन तब तक हमने देखा कि वो निखिल जबरदस्ती मेहर बिटिया को कुछ पिला रहा है। हमको समझते देर न लगी कि ये क्या कर रहा है। मैं डर के मारे कांपने लगी थी। फिर तुम्हारे काका और मेरा बेटा जैसे तैसे करके मुझे वहां से मेन सड़क पे ले आए। हम तीनों बहुत डर गए थे कि क्या करे, कैसे मेम की मदद करे। अभी हम लोग कुछ ही रहे थे और हमारा बेटा सड़क किनारे खड़ा था। वो कुछ सोच रहा था कि एक तेज रफ्तार गाड़ी आए और हमारे बेटे को टक्कर देती हुई आगे निकल गई। हमारा जवान बेटा हमारी आंखों के सामने हमें छोड़कर चला गया। बहू तो पहले ही चली गई थी और अब बेटा भी चला गया। उस टाइम हमारे ऊपर पहाड़ों का दुख टूट पड़ा। उसके बाद हम अपने बेटे के बच्चों को लेकर गांव आकर रहने लगे। उसके बाद हम लोग कभी वापस शहर नहीं गए और ना कभी मेहर बिटिया के बारे में कुछ पता लगा। पर एक बार तुम्हारे काला को पास के ही गांव में पुराना चौकीदार जो हमारे साथ काम करता था, उसने बताया कि मेहर मैडम ने जहर खा लिया था और निखिल साहब सब कुछ लेकर भाग गए थे। निखिल के जाने के बाद मेहर मैडम के मायके वाले आए और वो लोग ही मैडम को इलाज के लिए लेकर गए, जहां मैडम ने अपना दम तोड़ दिया था। पर बेटा, वो मेहर बिटिया का सच कोई नहीं जानता। हम जानते हैं वो मरी नहीं थी, उसको निखिल ने मारा था। वो जहर कभी नहीं पीती, उसको जहर इस निखिल ने पिलाया और उसी ने उसको मारा था। इतना कहने के बाद काकी चुप हो गई थी और विराट सारा सच सुनने के बाद आंखों में आंसू लिए दुख और दर्द से उसके माथे की नसें तनी हुई थी। उसकी आंखें दुख के मारे लाल हो रखी थी। कोई भी उसको देखकर डर सकता था। पूरा सच जानने के बाद विराट ज्यादा कुछ नहीं बोला, बस अपने निचले होठ को दबाकर बहुत ही धीरे बोला, सबका हिसाब होगा, सबको उनके किए का फल मिलेगा। और काकी के हाथ पकड़कर बोला, आप लोग चिंता मत करो और एक से आप लोग हमारी निगरानी में रहोगे और आपने बच्चे भी अच्छे से आपके साथ रहेंगे। आप लोगों का सारा खर्चा आज से मैं उठाऊंगा, आप लोग आराम से रहिए। इतना कह के विराट बिना पीछे मुड़े उस घर से बाहर आ गया। अंदर उसका दम सा घुट रहा था। बाहर आकर उसने अपनी टाई को ढीला किया और अपनी शर्ट के ऊपर के बटन को ओपन किया और टाई को अपने हाथ में ले लिया। अपने ब्लेजर को उतार कर अपने हाथ में रख लिया। आज एक बार फिर उसके झकमरे हो गए थे। वो अंदर ही अंदर बहुत रो रहा था, पर अपना दुख वो बाहर नहीं निकाल रहा था। थोड़ी देर बाद ध्रुव बाहर आया और उसके कंधे पे हाथ रखकर बोला, तू ठीक है? विराट ने हल्के से ध्रुव को देखा और बिना किसी भाव के बोला, काका काकी को उनके नए घर पहुंचा देना, अपने आदमियों को बोल देना, उनको किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। और इतना कह के गद्दी के पास आ गया। ध्रुव ने भी अपने आदमियों को मैसेज किया और विराट के पीछे आ गया। ध्रुव बिना कुछ बोले गाड़ी चलाने लगा। विराट भी बिना कुछ बोले चुपचाप गाड़ी में बैठ था। दोनों में से कोई भी नहीं बोल रहा था। ध्रुव विराट के दर्द की गहराई को समझ रहा था, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। डॉन चुपचाप थे। काफी देर गाड़ी चलने के बाद वो लोग वापस शहर में आ गए। विराट की हालत देखकर ध्रुव उसको घर न ले जाकर अपने साथ अपने घर ले गया, क्योंकि आज ध्रुव के घर पे कोई नहीं था तो विराट आराम से अपने दर्द को दबा सकता था। आज की रात वेदिका भी नेहा के संगीत और मेहंदी से घर आ गई थी। उसने देखा कि विराट अभी तक घर नहीं आया है। उसने विराट को फोन किया पर विराट ने अटेंड नहीं किया। वेदिका को लगा कि बिजी होगा तभी बात नहीं की है और उसने ज्यादा न सोचते हुए अपने कपड़े चेंज किए कि वो खुद भी बहुत थकी हुई थी, इसलिए जल्दी ही सो गई। दूसरी ओर विराट को ध्रुव ने आराम करने का कहा और खुद भी उसके पास ही लेट गया। आज के पार्ट के बारे में क्या कहोगे? क्या एक स्टार कमेंट और स्टिकर डिजर्व नहीं करता? और पढ़ने में इतना मत भूला करो कि स्टार तक भूल जाते हैं। स्मग स्मग टर्न आउट हाँ नहीं तो टर्न आउट।